चैप्टर्स 2089, 2090, 2091, 2092 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 2089। आओ खुद मुकाबला करो। हवा में भाप की एक लहर सी उठी और 3 गू इमॉर्टल्स बादलों के बीच तेजी से उड़ रहे थे। और तेज, जल्दी करो। आगे जो गू इमॉर्टल था वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस का मौजूदा फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के तीनों इमॉर्टल्स जो आगे बढ़ रहे थे उनके चेहरों पर बेचैनी और घबराहट साफ दिख रही थी। हुआ ये था कि जब चाओ लियान यो ने असगू रिफाइनमेंट रूम की निगरानी कर रहे रैंक 5 गू मास्टर को जबरदस्ती वहां से भेजे दिया तो वो गू मास्टर बहुत परेशान हो गया और उसने स्पिरिट एफिनिटी हाउस के बड़े लोगों को खबर कर दी। खबर मिलने के बाद फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और बाकी लोग एक पाल भी इंतजार नहीं कर पाए, वो तेजी से उस जगह की तरफ निकल पड़े। फंग जिन हुआंग को कुछ नहीं होना चाहिए था। पहले भले हाई फंग ज्यूगे ने फेट वॉर में उन्हें धोखा दिया था और फेरी बाइकिंग और फंग जिन हुआंग की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, हेवनली कोर्ट ने इस मामले को शांति से सुलझाया। उन्होंने उन दोनों को कोई सजा नहीं दी। राइचस पाथ के नियमों के हिसाब से वो उन्हें सजा दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि फंग जिन हुआंग और फेरी बाइकिंग ने अपने सेक्ट को धोखा नहीं दिया था, बल्कि फंग जिन हुवैंग तो ड्यूक लॉन्ग की शागिर्द थी। फैंग युआन का पीछा करते वक्त कीन डिंगलिंग ने इमरजेंसी ऑर्डर्स जारी किए थे। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने खुद इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल किया और फंग जिन हुआंग को युंग के मैदान में ले गए, जहां उसने फैंग युआन द्वारा छोड़े गए सारे ड्रीम रेल्म्स को इकट्ठा किया। फंग जिन हुआंग ने इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के जाने से पहले कीन डिंगलिंग ने चुपके से उनसे कहा था, फंग जिन हुआंग का अच्छे से ख्याल रखना। भले हाई फेट गू नाश्त हो गया हो, लेकिन ड्रीम पथ अब भी दुनिया का फ्यूचर ट्रेंड है। स्पिरिट एफिनिटी हाउस तुरंत हेवनली कोर्ट का इरादा समझ गया। वो अब भी फंग जिन हुआंग को बहुत अहम मानते थे और उस तैयार करना चाहते थे। फंग जिन हुआंग ने जो भी ड्रीम रेल्म्स इकट्ठा किए थे वो सब उसके पास ही रखे गए। हेवनली कोर्ट ने एक भी नहीं लिया। तीनों इमॉर्टल्स सीधे गू रिफाइनमेंट के सीक्रेट रूम में घुस गए। फेरी लियान यून, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। हम तीनों इमॉर्टल्स हैरान थे। उन्होंने फंग जिन हुआंग की लाश नहीं देखी, बल्कि उन्होंने देखा कि फंग जिन हुआंग और चाओ लियान ये आमने सामने खड़े थे। फंग जिन हुआंग के होल्स पर अभी भी खून के निशान थे, लेकिन अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके तीनों इमॉर्टल्स ने पाया कि वो बिल्कुल आराम से थी, यूं जरा सी भी चोट नहीं आई थी। ये सब क्या हो रहा है? क्या चाओ लियान यो ने सच में फंग जिन हुआंग को बचाया? ये बहुत अजीब है। चाओ लियान यू हमेशा से एंटी फंग फैक्शन का हिस्सा रही है। इस बार फंग जिन हुआंग अपने गू रिफाइनमेंट में फेल हो गई और वो इतने अजीब टाइम पर आई, साफ जाहिर था कि वो उस खत्म करने आई थी। आखिर ये हुआ क्या? तीनों इमॉर्टल्स कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सिचुएशन को देखते हुए फंग जिन हुआंग का पलड़ा भारी लग रहा था, जबकि चाओ लियान यून का चेहरा काफी उतरा हुआ था। फंग जिन हुवैंग, बहुत खूब। चाओ लियान यो ने फंग जिन हुआंग की आंख में गहराई से देखा। उसने बहुत गहरे मतलब से ये बात कही और वहां से चली गई। वो तीनों इमॉर्टल्स के पास से बिना उन्हें सलाम किए गुजर गई। ये उसके आम रवैये के खिलाफ था, जिससे पता चलता था कि उसका मूड कितना खराब था। फंग जिन हुआंग ने अपने होठों से खून के निशान साफ किए, मुस्कुराई और तीनों सुप्रीम एल्डर्स को सलाम किया। तीनों इमॉर्टल्स जल्द ही वजह समझ गए। उन्होंने अपने दिलों में एक आह भरी। ये जरूर फंग जिन हुआंग की चाल होगी। उसने जरूर कुछ महसूस कर लिया होगा और दुश्मनों को उकसाने के लिए उनकी चाल में शामिल हो गई, जिससे चाओ लियान ये खुद हाई एक्सपोज हो गई। फेट वॉर के बाद से फंग जिन हुआंग में काफी सुधार आया है। मुश्किलें सच में इंसान को तैयार करती हैं, लेकिन उनके इस झगड़े का हम क्या करें? तीनों इमॉर्टल्स अंदर ही अंदर परेशान थे। एक तरफ एंटी फंग फैक्शन था, जिसके में पिलर्स ली जून यंग और जू हाउद, उन्होंने चाओ लियान यो को स्पिरिट एफिनिटी हाउस की मौजूदा जनरेशन की फेरी बनने में मदद की थी। उसके जुड़ने से यह फैक्शन पहले हाई स्पिरिट एफिनिटी हाउस की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। दूसरी तरफ फेरी बाइकिंग और फंग जिन हुवैंग थे। इस माँ बेटी की जोड़ी से निपटना आसान नहीं था। उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। भले हाई फंग जिन हुआंग की शान खत्म हो गई थी, लेकिन वो अब भी हेवनली कोर्ट के लिए बहुत जरूरी थी। आखिरकार उसका बाप फंग ज्यूगे था। भले ही उसने राइचस पथ को धोखा दिया था, जब तक वो जिंदा था स्पिरिट एफिनिटी हाउस उसके वजूद को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दोनों फैक्शंस के बीच का झगड़ा स्पिरिट एफिनिटी हाउस के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा बन गया था, लेकिन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कुछ नहीं कर पा रही थी। फंग जिन हुवैंग, अगर तुम फ्यूचर में गू रिफाइन करना चाहती हो तो तुम मेरे पहाड़ की चोटी पर आ सकती हो। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने फंग जिन हुआंग को कुछ देर देखा और फिर प्यार से कहा।
उसने ऐसे दिखाया जैसे उस पता ही नहीं था कि चाओ लियान ये पहले यहां झगड़ा करने आई थी। कोई सीधा सबूत नहीं था। एक लौटा ऐसे बूट को रिफाइनमेंट मटेरियल्स दी, लेकिन वो पहले ही नाश हो चुके थे। अगर सबूत होता भी तो शायद फर्स्ट सुप्रीम एल्डर उससे निपटना नहीं चाहती। अगर अब ये बात सामने आती तो सेक्ट का अंदरूनी खतरा बढ़ जाता, जिससे सेक्ट कमजोर हो जाता। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस अभी कुछ अंदरूनी झगड़ों में फंस गया था। ये एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह था जो कभी भी फट सकता था। यूज एक ढक्कन का इस्तेमाल करके उसके मुंह को बैंड करना था, ताकि जितना हो सके उतना टाइम मिल सके। इस दौरान यूज लावा को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कुछ रास्ते बनाने थे और अंदर के प्रेशर को कम करके सिचुएशन को संभालना था। चाओ लियान यू गुस्से से भरे चेहरे के साथ अपने पहाड़ पर लौट आई। वो हॉल के अंदर नहीं गई, वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी अंधेरे मौसम को देख रही थी। वो जानती थी कि कोई आएगा। जैसा उसने सोचा था, कुछ देर बाद जू हाओ और ली जून यंग एक साथ उड़कर वहां आए। इस जोड़ी का चेहरा भी उतरा हुआ था। रास्ते में ही उन्हें पता चल गया था कि प्लान फेल हो गया था, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी डिटेल्स खुद चाओ लियान यू से जाननी थी। जू हाओ या ली जून यंग के कुछ बोलने से पहले ही चाओ लियान यू ने उनसे पूछ लिया, फंग जिन हुआंग को गू मटेरियल्स में कमी का पता कैसे चला? इस फेलियर के बारे में तुम्हारा कुछ कहना है? जू हाओ चुप रहा। ली जून यंग ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने फंग जिन हुआंग को कमजोर समझ लिया। लियान यून, तुम मेरे अलूसरी फेरी के टाइटल के बारे में जानती हो। मैं ऐसी चीजों में माहिर हूं, खास करके जब मैं हाल ही में शैडो पाथ की ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनी हूं। अगर वो गू मटीरियल फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के सामने भी रखा जाता तो शायद वो भी पता नहीं लगा पाती। चाओ लियान यून का चेहरा ठंडा था। उसने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकी, लेकिन फिर भी ये हो गया। तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है? जू हाओ बोला, शायद ड्यूक लॉन्ग ने फंग जिन हुआंग के लिए कुछ डिफेंसिव मेथड्स छोड़े होंगे, या शायद ये ड्रीम पाथ की ताकत है। आखिरकार हम ड्रीम पथ से वाकिफ नहीं हैं। वो शैतान फैंग युआन भी कमजोर होते हुए ड्रीम पाथ के सहारे ही मजबूत दुश्मनों से लड़ा है। जू हाओ ने आगे कहा, ठीक है, ये हमारी गलती थी। फेरी लियान यून, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक इस मामले में हमारी मदद करने के बाद हमारा आपस में कोई उधार नहीं रहेगा। क्योंकि ये प्लान फेल हो गया तो इसे जाने दो। आखिरकार ये हमारी गलती थी, हम इसे एक पूरा हुआ काम मानेंगे। आज से हमारा आपस में कोई हिसाब किताब नहीं। उसकी बात सुनकर ली जून यंग के चेहरे पर बेचैनी दिखी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जू हाओ ने यूज अपने हाथ से रोक दिया। चाओ लियान यून का चेहरा इस वक्त थोड़ा शांत हुआ। उसने दोनों इमोर्टल्स को सर हिलाकर इशारा किया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दोनों इमोर्टल्स ने देखा कि चाओ लियान ये अपने महल में चली गई तो उन्हें भी वापस जाना पड़ा। रास्ते में ली जून यंग ने गुस्से में कहा, अगर हमारी मदद नहीं होती तो यह चाओ लियान यून थीविंग हेवन की ट्रू इनहेरिटेंस, डिवाइन कंसीलमेंट कैसे हासिल कर पाती? अगर हमारी मदद नहीं होती तो वो इस जनरेशन की फेरी कैसे बनती? ए फ्लैट वो हमसे दूरी बनाना चाहती है। सच में एहसान फरामोश है। और पति, तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। क्या तुम जानते हो कि वो फंग जियोगे से निपटने के लिए हमारा सबसे अच्छा हथियार है? सोचकर अफसोस होता है कि तुम एक विजडम पाथ कल्टीवेटर हो, साई। जू हाओ मुस्कुराया, मेरी प्यारी पत्नी, चिंता मत करो। भले ही हम फेल हो गए, लेकिन कुछ फायदे भी हुए हैं। पहला, हमें फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के एक्शन से हेवनली कोर्ट के इरादों का पता चला। दूसरा, अब चाओ लियान यू हमेशा के लिए हमारी तरफ है। तीसरा, हमें फंग जिन हुआंग की कुछ एबिलिटीज का भी पता चला। ली जून यंग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, फिर उस समझ आया, सही कहा, भले ही हम फेल हो गए, चाओ लियान यू भी फंग जिन हुआंग की दुश्मन बन गई है। अगर हम चाओ लियान यू के पास ना भी जाएं तो फंग जिन हुआंग आखिरकार उससे इसका बदला जरूर लेगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए वो अब भी हमारी तरफ है। बिल्कुल, जू हाओ ने सर हिलाया। ली जून यंग मुस्कुराई, पति, तुम सच में एक विजडम पाथ कल्टीवेटर हो। ने पहले गलत थी। जू हाओ मुस्कुराया। उसकी उनमें एक कड़वाहट भरी नजर थी। फंग जिन हुआंग सच में फंग जियोगे की बेटी है। उसका रवैया, टैलेंट और ड्रीम पाथ मेथड्स मेरी उम्मीदों से कहीं आगे हैं। हमारा ओरिजिनल प्लान फंग जिन हुआंग को चारे की तरह इस्तेमाल करके फंग जियोगे को गुस्से में स्पिरिट एफिनिटी हाउस पर हमला करने के लिए उकसाना था, ताकि वो हेवनली कोर्ट से टकराए। जू हाओ और ली जून यंग का असली निशाना आखिरकार फंग जियोगे हाई था। भले हाई फंग जियोगे ताकतवर था और ली जून यंग और जू हाओ जैसे 10 लोग मिलकर भी उससे नहीं लड़ सकते थे, लेकिन क्या उससे आमने सामने लड़ने की जरूरत थी?
इंसान जिंदा प्राणियों में सबसे होशियार होते हैं, अपने से ताकतवर दुश्मन को मारने के कई तरीके होते हैं। जू हाओ, जो विजडम पाथ कल्टिवेट करता था, उसने हेवनली कोर्ट को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करके फंग जियोगे को खत्म करने का प्लान बनाया था। ये एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल की शान थी, वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों या हालातों का इस्तेमाल करने में माहिर था। यह प्लान फेल हो गया, मैंने सच में फंग जिन हुआंग को कमजोर समझ लिया। इसके बाद वो जरूर अपनी मां के पास ही रहेगी, हमें फ्यूचर में हमला करने के ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। जू हाओ बहुत चिंतित था। फंग जियोगे ने एक बार जू हाओ को दबाया था, जिसके कारण उसे एक अंधेरे से भरी जिंदगी जीनी पड़ी थी। ये उनकी दुश्मनी थी। जब फंग जियोगे स्पिरिट एफिनिटी हाउस में था, तो उसके परिवार ने सारे रिसोर्सेस पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण ली जून यंग और जू हाओ की कल्टीवेशन धीमी हो गई थी। ये उनके फायदे से जुदा मामला था। फंग जिन हुवैंग ड्रीम पाथ कल्टिवेट करती थी और हेवनली कोर्ट यूज बोहोट मानता था, वो नए युग की अगुवा थी। ये एक फ्यूचर का खतरा था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस और हेवनली कोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, अपने फायदों की रक्षा करने वाला सिर्फ जू हाओ खुद था। अगर वो अपनी पूरी कोशिश नहीं करता, तो उसकी मदद कौन करता? कल्टीवेशन का सफर मुकाबलों और झगड़ों से भरा है, हम सिर्फ तभी जीत सकते हैं जब हम जरूरी दांव पर अपनी जान लगा दें। जू हाओ बड़बड़ाया, उसकी इल्म में एक बार फिर दृढ़ निश्चय चमक उठा। कुछ दिनों बाद ईस्टर्न सी, एक अनजान समुद्री इलाके के एक अनजान द्वीप पर, फैंग युआन ने अपने ड्रीम पाथ क्लोन को बाहर निकला। शुरू करो, फैंग युआन ने साफ आवाज में कहा। ड्रीम पाथ क्लोन ने सर हिलाया, उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पाल अपना अपचर तोड़ दिया। एक कंप्लीट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक का अपचर एक आम रैंक 5 अपचर से अलग था। यह हर वक्त टूटने और बनने के बीच बदलता रहता था, फिर भी उसकी अपचर वॉल पर एक पतली परत थी जो इस ड्रीम पाथ अपचर को स्थिर रखती थी। इस समय फैंग युआन के ड्रीम पाथ क्लोन ने सिर्फ प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके वॉल पर हमला किया और वो टूट गई। अगले हाई पैल, एक गहरी आसमानी ताकत हर तरफ से उसकी तरफ बढ़ने लगी और पूरे ड्रीम क्लोन का शरीर हवा में उठने लगा। रंबो, आसमान में बादल इकट्ठे हो गए और बिजली कड़कने लगी। द्वीप के चारों तरफ की लहरें और तेज हो गईं, जल्द ही वो विशाल ज्वार में बदल गईं। माहौल काफी खतरनाक हो गया था। इस इलाके में गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना, चाहे वो इमोर्टल हो या मॉर्टल, बैकलैश का कारण बनता। अगर बैकलैश बहुत ज्यादा होता, तो इमोर्टल गू भी नाश हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे हेवंस विल गुस्से से आग बबूला हो गई हो। फैंग युआन एक नफरत के काबिल बदमाश था, वो वक्त से पहले एक ड्रीम पाथ गू इमोर्टल बनना चाहता था। यह हेवंस विल के प्लान का हिस्सा नहीं था, यह किस्मत के इंतजाम के खिलाफ था। इससे माफ नहीं किया जा सकता, इसे बख्शा नहीं जा सकता। फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा, उसकी नजर शांत लेकिन दृढ़ थी। तो क्या हुआ अगर हेवनली डाओ इसकी इजाजत नहीं देता? तो मुकाबला करो, तो लेडो। इस दुनिया में सबसे भरोसेमंद चीज ना तुम्हारा खानदान या सेक्ट है, ना तुम्हारा परिवार या प्रेमी, वो तुम खुद हो। चैप्टर 2090। मेंग क्यू जेन फैंग युआन के पूरे ड्रीम क्लोन ने इमॉर्टल असेंशन शुरू करने के लिए अपना अपचर पहले ही तोड़ दिया था। एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाए, तो इसे रोका नहीं जा सकता। या तो वो इमॉर्टल बनेगा या फिर मौत में फैल हो जाएगा। हेवन की एक शांत लेकिन तेज हवा की तरह नीचे आ रही थी, अर्थ की एक भारी और स्थिर एहसास के साथ ऊपर उठ रही थी। प्योर ड्रीम क्लोन से भी घनी ह्यूमन की निकल रही थी। कंप्लीट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक 11वां एक्सट्रीम फिजिक था। यूएस में शुरुआत से हाई बहुत ज्यादा ह्यूमन की थी। जैसे ही तीनों की एक साथ मिलीं, की धाराएं उठीं और आपस में उलझ गईं, जिससे एक बड़ा सा कोकून बन गया जिसने पूरे ड्रीम क्लोन के पूरे शरीर को मजबूती से लपेट लिया, बाहर कोई जगह नहीं छोड़ी। इस मोड़ पर गू मास्टर्स को तीनों की को कंट्रोल करने और उन्हें एक साथ मिलाने पर ध्यान देना होता था। तीनों की बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर ह्यूमन की थोड़ी भी ज्यादा हो जाती, तो खुद ब्लास्ट हो जाता। अगर हेवन की थोड़ी ज्यादा होती, तो गू मास्टर आसमान में घुल जाता। अगर अर्थ की थोड़ी घनी होती, तो गू मास्टर पत्थर बन जाता और दम घुटने से मर जाता। ये कदम बहुत खतरनाक था, लेकिन फैंग युआन को पूरे ड्रीम क्लोन पर पूरा भरोसा था। उसने पहले हाई प्योर ड्रीम क्लोन को इमॉर्टल असेंशन के बारे में ढेर सारी यादें दे दी थीं। इसमें न सिर्फ फैंग युआन की खुद की यादें थीं, बल्कि उन लोगों की भी जिनके उसने सोल सर्च किए थे, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स जैसे ही चेंग, या सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स जैसे शियाचा। इसके अलावा ईस्टर्न सी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न डेजर्ट के भी कई गू इमॉर्टल्स जिन्हें फैंग युआन ने नुकसान पहुंचाया था। गू कल्टिवेशन के लंबे इतिहास में इमॉर्टल असेंशन एक्सपीरियंस के मामले में
प्योर ड्रीम क्लोन का अनुभव यकीनी तौर पर बहुत ही अनोखा था। प्योर ड्रीम क्लोन के इमॉर्टल असेंशन की मुश्किल तीनों की नहीं थी, बल्कि ट्रिब्यूलेशन था। आसमान में हेवन और अर्थ की एक तूफानी समुंदर की तरह गरज रहे थे। एक विशाल गुलाबी धुंध ने हजारों ली तक के आसमान को ढक लिया था। ये शानदार और विशाल था, जिससे ड्रीम पथ की घनी ऑरा निकल रही थी। फैंग युआन का इन्हें बॉडी गंभीरता से इंतजार कर रहा था। इस इमॉर्टल असेंशन ने हेवंसविल को जरूर बहुत गुस्सा दिलाया था। इसकी मुश्किल आम से कहीं ज्यादा थी। बम बम बम। अगले हाईपैल गरजने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। गुलाबी बादलों के समुंदर के अंदर से 10 से ज्यादा रोशनी के गोले नीचे गिरे। ये सारे गोले गुलाबी रंग के वो पहाड़ों जितने बड़े थी। उनकी सतह बिना किसी मिलावट के चिकनी थी। रोशनी के गोले तेजी से नहीं चल रहे थे, वो लोगों को बिना वजन का एहसास दे रहे थे। जैसे ही 10 गुलाबी गोले नीचे उतरे, उनका निशाना हवा में तैर रहा पूरे ड्रीम क्लोन था। फैंग युआन ने तुरंत उन्हें रोकने के लिए एक्शन लिया। उसके दिमाग में अनगिनत विचार जमा द एक ही पाल में उसके विचार टकराए। एक के बाद एक किलर मूव्स चलाए गए, जिससे आसमान में आतिशबाजी का एक बड़ा मंजर बन गया, जिसने अंदाज गुलाबी गोलों को रोक दिया। इसके बाद का सीन फैंग युआन के लिए थोड़ा हैरान करने वाला था। एक गुलाबी गोला अनागिनत बुलबुलों में टूटकर आसमान में फैल गया। एक गुलाबी गोला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया और कई गुना बड़ा हो गया। एक गुलाबी गोला टूटकर डेसोलेट बीस्ट नाइटमेयर डेमोनिक कोल्स में बदल गया और तेजी से पूरे ड्रीम क्लोन की तरफ बढ़ने लगा। एक गुलाबी गोला ड्रीम रेल्म्स के एक गुच्छे में बदल गया और उड़कर आ गया। एक गुलाबी गोला एक ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू में बदल गया और तेजी से हवा में गायब हो गया। 10 गुलाबी गोलों के अलग अलग असर पूरा सीन एकदम अजीबो गरीब था। कोई भी आम गू इमॉर्टल ऐप तक घबरा गया होता, लेकिन फैंग युआन की गहरी विजडम पाथ अटेनमेंट के साथ उसने तुरंत सबसे सही रिएक्शन दिया। उसने पहले अपने इमॉर्टल एपर्चर में से डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट्स को नाइटमेयर डेमोनिक कोल्ड्स का सामना करने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी आस्तीन लहराई, घना धुआं निकला और उसने पूरे ड्रीम क्लोन के पास आने वाली सारी ड्रीम बटरफ्लाइज को पकड़ लिया। उसके बाद उसने उस ड्रीम रेल्म पर पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। लेकिन ये ड्रीम रेल्म अभी भी पूरे ड्रीम क्लोन के सिर के ऊपर पहुंच गया और उसका रूप तेजी से बदलने लगा, फैंग युआन के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन का विरोध करते हुए। लगता है इस ड्रीम रेल्म में हेवंसविल है। फैंग युआन ने चिंता नहीं की। भले ही उसने पहले कभी ड्रीम पाथ इमॉर्टल असेंशन नहीं किया था, उसने इसके बारे में पहले ही कई अनुमान लगा लिए थे। ये यूएनएचआई सिनेरियोज में से एक था जिसका उसने अनुमान लगाया था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में तेजी से बहुत सारे विजडम पथ और ड्रीम पाथ गू वॉर्म्स एक्टिवेट हो गए। उन्होंने एक किलर मूव बनाया, हेवंसविल डिसिपेशन। यह किलर मूव फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था। यह पहले ड्रीम रेल्म्स में से हेवंसविल को हटा सकता था, लेकिन एफिशिएंसी बहुत कम थी। मॉडिफिकेशन के बाद ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू डालने से स्पीड तेज हो गई, लेकिन नया हेवंसविल डिसिपेशन इस ड्रीम रेल्म पर काम नहीं कर सका। ये क्या हो रहा है? फैंग युआन ने माथे पर बाल डाले। अगले हाईपैल उसके दिमाग में विचार टकराए, एक आइडिया चमका। यह ड्रीम रेल्म नकली है, इसीलिए पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन ने पहले काम नहीं किया। अगर मेन हेवंसविल डिसिपेशन भी इस्तेमाल करूं तो नतीजा वही होगा। लेकिन इस हिसाब से फैंग युआन की ईंट में एक अंधेरी रोशनी चमकी और वो एक पाल के लिए हिचकिचाया। मेरे सामने जो सीन है उसमें असली क्या है और नकली क्या? ये अजीब और गरीब लगने वाले ट्रिब्यूलेशन में असली और नकली दोनों चीजें थीं। लेकिन फैंग युआन की ताकत के बावजूद वो फर्क नहीं बता सकता था। एक हुनर से पूरी दुनिया पर राज करना, यह ड्रीम पाथ की ताकत थी। यहां तक कि फैंग युआन का अन्य बॉडी भी अनजाने में इसका शिकार हो गया। सच में प्योर ड्रीम क्लोन सिर्फ इमॉर्टल असेंशन कर रहा है, ट्रिब्यूलेशन इतना ताकतवर नहीं हो सकता। यहां डेसोलेट बीस्ट्स और ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू थे। मुझे ये पहले क्यों समझ नहीं आया? फैंग युआन की ईंट की पुतलियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ गईं। ड्रीम पाथ ट्रिब्यूलेशन सच में अजीब था। ये न सिर्फ सच्चाई और धोखे को धुंधला कर सकता था, बल्कि ये चुपके से फैंग युआन के विचारों और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता था। ड्रीम आर्मर इमॉर्टल गू बहुत पहले हाइप्योर ड्रीम क्लोन को दे दिया गया था। फैंग युआन ने जल्दी से अपना कॉम्पाउंड किलर मूव इस्तेमाल किया। ड्रीमिंग इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसका शरीर एक गहराई भरी रोशनी से चमकने लगा, जो कुछ ड्रीम पाथ एबिलिटी से बचा सकता था। फैंग युआन ने तुरंत महसूस किया कि उसका दिमाग साफ हो गया है। सोचते वक्त अब उसको कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन इससे क्लोन के सामने वाले ट्रिब्यूलेशन में कोई मदद नहीं मिली। इस वक्त
फैंग युआन को अपने एक्शंस रोकने पड़े। सिर्फ एक रैंक 6 ट्रिब्यूलेशन ने सूडो वेनरेबल फैंग युआन को एक्शन लेने से रोकने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि जल्द ही फैंग युआन को एहसास हुआ कि वो इस सीन की सच्चाई और भ्रम को नहीं समझ पा रहा था। क्या यही हाल प्योर ड्रीम क्लोन का भी था? भले हाई फैंग युआन को लगा कि पूरे ड्रीम क्लोन के कोकून ने कभी अपनी जगह नहीं बदली, लेकिन हो सकता है कि उसके निशान पहले ही छुपा दिए गए हों। अगर फैंग युआन अब कुछ करता तो शायद वो सच में पूरे ड्रीम क्लोन को मार देता। इस वक्त ड्रीम पाथ के डिफेंसिव मेथड्स बेहद कीमती हो गए थे। फैंग युआन हिला नहीं, उसने ड्रीम पाथ ट्रिब्यूलेशन को खुद पर हमला करने दिया, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कॉम्पाउंड किलर मूव का इस्तेमाल किया। जहां तक पूरे ड्रीम क्लोन का सवाल है, उसकी रक्षा ड्रीम आर्मर इमॉर्टल गू कर रहा था। प्योर ड्रीम क्लोन के पास सॉवरन इमॉर्टल बॉडी नहीं था, वो फैंग युआन के कॉम्पाउंड किलर मूव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। प्योर ड्रीम क्लोन को तीनों की को भी स्थिर करना था, वो अपने कीमती विचारों को किसी भी ड्रीम पाथ किलर मूव को एक्टिवेट करने में नहीं लगा सकता था। सच तो ये था कि फैंग युआन सिर्फ एक ड्रीम पाथ मास्टर था, वो इतने कम समय में पूरे ड्रीम क्लोन के लिए कंपैटिबल ड्रीम पाथ किलर मूव्स नहीं बना सकता था। इसलिए प्योर ड्रीम क्लोन ने सीधे ड्रीम आर्मर इमॉर्टल गू को एक्टिवेट कर दिया। भले हाई ड्रीम आर्मर इमॉर्टल गू रैंक 7 का था, प्योर ड्रीम क्लोन के पास वो इमॉर्टल एसेंस था जो मेन बॉडी ने यूज दिया था। फैंग युआन बहुत सब्र वाला था, उसने देखा कि ड्रीम रेल्म उसके क्लोन पर गिर रहा है, उसने देखा कि नाइटमेयर डिमोनिक कोल्ड सीयर बीस्ट से आजाद होकर पूरे ड्रीम क्लोन पर हमला कर रहे हैं। ड्रीम पाथ ट्रिब्यूलेशन 45 मिनट से ज्यादा चला, उसके बाद आसमान के बादल छट गए। आसमान और जमीन फिर से साफ हो गए। जैसे ही हेवन और अर्थ की गायब हुई, समुंदर फिर से शांत हो गया। जमीन पर नाइटमेयर डिमोनिक कोल्ड्स अपने असली रूप में वापस आ गए, वो असल में वही डेसोलेट लेवल ईयर बीस्ट्स द जिन्हें फैंग युआन ने पहले छोड़ा था। जैसा कि उम्मीद थी, कोकून ज्यादा दूर नहीं था, वो फैंग युआन के बाईं तरफ था। इस खोज से फैंग युआन का दिल ठंडा पड़ गया। कोकून एक खतरनाक जगह पर था, अगर फैंग युआन कोई किलर मूव इस्तेमाल करता तो वो यूज नुकसान पहुंचा सकता था। टैब फैंग युआन का मेन बॉडी हाई प्योर ड्रीम क्लोन को मारने का जिम्मेदार होता। ड्रीम पाथ इमॉर्टल असेंशन सच में खतरनाक था। अगर फैंग युआन रिस्क लेता तो हो सकता था कि उसका ने बॉडी हाई उसके क्लोन के ट्रिब्यूलेशन के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता। शुक्र है फैंग युआन सतर्क था और उसने ट्रिब्यूलेशन सिर्फ ड्रीम आर्मर इमॉर्टल गू मिलने के बाद ही किया। फिर भी यह इमॉर्टल असेंशन बहुत खतरनाक था, वो इसे पार करने में लगभग फेल हो गया था। इस ड्रीम पाथ ट्रिब्यूलेशन ने मेरे में बॉडी को भी प्रभावित कर दिया, चलो इसे चक्रव्यूह माया सपना ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। भले हाई फैंग युआन के पास भी एक कॉम्पाउंड किलर मूव था जिसमें ड्रीमिंग इमॉर्टल गू था और जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वो किलर मूव सच्चाई को समझने के लिए काफी नहीं था। असली बात यह थी कि उसके पास बहुत कम ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू थे। ड्रीम आर्मर क्लोन के पास था, न बॉडी के पास सिर्फ रैंक 7 ड्रीमिंग और रैंक 8 ड्रीम टोकन था। अगर ड्रीम टोकन को अकेले इस्तेमाल किया जाता तो यूजर यूज इस्तेमाल करने से मर जाता, क्योंकि ये इमॉर्टल गू एक ड्रीम रेल्म बनाने के लिए गू इमॉर्टल की पूरी नींव, इमॉर्टल एसेंस, इमोशंस, ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल करता है। ड्रीम रेल्म का आकार और ताकत सिचुएशन पर निर्भर करती है। इस समय वू शुआई एक पीक रैंक 8 गू इमॉर्टल था, वो इंस्लेवमेंट पाथ में क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। अपनी जान कुर्बान करने के बाद ड्रैगन पैलेस ने 4 ड्रैगन जनरल्स को गुलाम बनाने की शक्ति हासिल की। ड्रीम टोकन को अकेले इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, यूज कोर बनाकर किलर मूव्स को एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल था। फैंग युआन के मामले में ये रैंक 7 ड्रीमिंग इमॉर्टल गू से भी कम उपयोगी था। तीनों की एक गुच्छे में मिल गईं। प्योर ड्रीम क्लोन ने यूएस में एक रैंक 5 ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू फेंका। अगले हाई पैल एक जोर का धमाका हुआ और तीनों की फट गईं, जिससे एक इमॉर्टल एपर्चर बन गया। इमॉर्टल एपर्चर के बनने के साथ ही उसने तेजी से पूरे ड्रीम क्लोन के आसपास की हेवन और अर्थ की को सोखना शुरू कर दिया और तेजी से बढ़ने लगा। प्योर ड्रीम क्लोन ने ड्रीम आर्मर इमॉर्टल गू और बाकी चीजें अंदर डालीं, तेजी से तीनों की को शांत किया और नए बने ब्लेस्ड लैंड को स्थिर किया। ब्लेसड लैंड पूरा हो गया। भले ही वो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के बराबर नहीं था, लेकिन ये एक सुपर ग्रेड ब्लेस्ड लैंड था, हाई ग्रेड से कहीं बेहतर। कंप्लीट प्योर ड्रीम क्लोन के पास 10 एक्सट्रीम फिजिक था, इसलिए एक सुपर ग्रेड ब्लेस्ड लैंड होना कोई अजीब बात नहीं थी जो सिर्फ 10 एक्सट्रीम फिजिक्स को हाई मिल सकता था। ब्लेसड लैंड के साथ हेवन और अर्थ की का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी था। प्योर ड्रीम क्लोन ने मौके का फायदा उठाकर अपने विटलगू को रिफाइन किया। उसने पहले जो ड्रीम बटरफ्लाई मॉर्टल गू फेंका था वो उसका विटलगू था।
पहले हेवन और अर्थ के साथ रेजोनेंस के दौरान उसने नेचुरल इंस्पिरेशन से 3 ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज सीखे। द ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू उनमें से एक था। ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू सफलतापूर्वक रैंक 6 बन गया। फैंग युआन के पास अब कुल 4 ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू थे। इमॉर्टल गू रिफाइन होने के बाद ब्लेस्ड लैंड में नए ड्रीम पाथ ट्रिब्यूलेशंस प्रकट हुए, लेकिन ताकत इमॉर्टल असेंशन ट्रिब्यूलेशन से बहुत कम थी। इस बार फैंग युआन के में बॉडी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फैंग युआन ने ड्रीमिंग इमॉर्टल गू प्योर ड्रीम क्लोन को दे दिया। उसने तीनों इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके ट्रिब्यूलेशन पार कर लिया। परलोक के मेहमान का सपनीला रोशनी का दूर पुकारता है मेरे रात्रि के सपने की आत्मा को, भले ही ये 100 साल के लिए किस्मत में ना हो। मैं इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपने सपने में सच्चाई ढूंढता हूं। ट्रिब्यूलेशन के बाद प्योर ड्रीम क्लोन ने अपनी कविता गाई। उसने अपनी हथेली अपने सीने पर राखी और मैं बॉडी के सामने झुका। आज से मेरा नाम है मेंग क्यूजन। फैंग युआन हंसा, अच्छा नाम है मेंग क्यूजन, मुझे अपना ड्रीम पाथ ब्लेस्ड लैंड दिखाओ। वो ड्रीम पाथ ब्लेस्ड लैंड में बहुत दिलचस्पी रखता था। इस ड्रीम पाथ सुपर ग्रेट ब्लेस्ड लैंड में कुल 8000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी। समय की दर 46 गुना थी। इमॉर्टल एपर्चर ओरिजिन कोर हर साल 55 हरे अंगूर के इमॉर्टल एसेंस पैदा करता। ये एक सुपर ग्रेट ब्लेस्ड लैंड का स्टैंडर्ड था, इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। फैंग युआन के लिए सच में संतोषजनक बात ब्लेस्ड लैंड का खास माहौल था। यह ड्रीम पाथ इमॉर्टल मटेरियल उगने के लिए सबसे अच्छी जगह है। विकास की संभावनाएं बहुत हैं। इसने मुझे निराश नहीं किया। कुछ देर देखने के बाद फैंग युआन काफी खुश था। ड्रीम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की भरी कमी ने उस हमेशा परेशान किया था। इस ड्रीम पाथ इमॉर्टल एपर्चर के साथ उसके पास और ज्यादा इमॉर्टल मटेरियल्स विकसित करने का एक आधार था। इतिहास में एक नए पथ के विकास का संकेत उस पथ को कल्टिवेट करने वाले गू इमॉर्टल्स का उभरना था। अपने अनोखे और बैंड माहौल के कारण गू इमॉर्टल का इमॉर्टल एपर्चर तेजी से उस पाथ के बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स उगा सकता था। यह इमॉर्टल मटेरियल्स मार्केट में आते और उस पथ को समृद्ध और प्रगति करने में मदद करते। चैप्टर 2091 साफ और चमकती एनी मारो, यूज मार डालो। यूज इमॉर्टल गू लड़ जाने मत दो। वो इमॉर्टल मेरा है, गू डियाओगी मेन का, यहां से जाने की सोचना भी मत। पीछा करने वाला ग्रुप करीब आ रहा था। फंग जिन हुआंग के सामने चुनने के लिए 2 रास्ते थे। सिर्फ एक रास्ता उस बचने दे सकता था, दूसरा रास्ता यूज डियाओगी मेन के ब्लेस्ड लैंड हेडक्वार्टर्स तक ले जाता। फंग जिन हुआंग ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने बाएं रास्ते को चुना और आगे बढ़ गई। एक जोर के धमाके के साथ उसके सामने का नजारा रोशनी से जगमगा उठा। फंग जिन हुआंग थोड़ी हैरान हुई। उस जल्द ही पता चला कि उसकी आत्मा बाहरी दुनिया में वापस आ गई है। पहले वाला ड्रीम रेल्म पहले ही गायब हो चुका था। मैंने ड्रीम रेल्म पार कर लिया, जैसा सोचा था। वो वाइल्ड सोल पाथ इमॉर्टल गुहाई की है। उसकी आत्मा जब शरीर में वापस आई तो फंग जिन हुआंग के चेहरे पर उत्साह दिखा। इस बार मेरा सोल पाथ अटेनमेंट लेवल बढ़ गया। ड्रीम पाथ मास्टर अटेनमेंट लेवल सच में ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर करने में बहुत मददगार है। गू रिफाइनमेंट सीक्रेट रूम में उस खतरनाक सिचुएशन के बाद से फंग जिन हुआंग को उस मुसीबत से फायदा हुआ और वो ड्रीम पाथ मास्टर बन गई। पहले के ड्रीम रेल्म का आखिरी सीन भी फंग जिन हुआंग की पहली कोशिश थी। उस नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सही था, लेकिन अहम पाल में उसके ड्रीम पाथ मास्टर के इंस्टिंक्ट्स ने यूज बता दिया कि कौन सा रास्ता सही है। अफसोस की बात है कि मेन ड्रीम पाथ मास्टर बनने से माइल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कभी काम करता है तो कभी नहीं। अगर मेन ड्रीम पाथ ग्रैंड मास्टर बन सकी तो यह इंस्टिंक्ट कई गुना मजबूत हो जाएगा। मैं दूसरे पाथ्स की नकल करने वाले किलर मूव्स बनाने के लिए ड्रीम पाथ गू वॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। फंग जिन हुआंग ने मन हाय मन आह भरी। यह ड्रीम पाथ मास्टर बनना उसके लिए पहले से ही एक कमाल का अनुभव था। वो बहुत लकी थी कि इतने बड़े खतरे और मौत के डर का सामना करने के बाद सफल हुई। फंग जिन हुआंग साफ महसूस कर सकती थी कि ड्रीम पथ के बारे में उसकी समझ और जमा किया हुआ ज्ञान पूरा इस्तेमाल हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से ड्रीम पाथ मास्टर बनी थी। अपना अटेनमेंट लेवल फिर से बढ़ाने के लिए उस अब और फाउंडेशन जमा करने की जरूरत थी। इसमें बहुत वक्त लगेगा। सामान समेटने के बाद फंग जिन हुआंग उठी और कल्टीवेशन सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। लंबा रास्ता पार करके वो लिविंग रूम में पहुंची। फेरी बाई किंग ने पहले ही खाना बना लिया था। टेबल लजीज पकवानों से भरी हुई थी। फंग जिन हुआंग को देखकर फेरी बाई किंग मुस्कुराई। हुआंगरा, क्या आज की तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म हो गई? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम जरूर सफल हुई हो। हाय माय ड्रीम पाथ मास्टर अटेनमेंट लेवल सच में कमाल का है।
ये मेरे ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशंस में बहुत मदद करता है। फंग जिन हुआंग बैठ गई और ड्रीम रेल्म के आखिरी सीन के बारे में बताया। अगर मेरे इंस्टिंक्ट्स ना होते तो मेरी आत्मा अब तक बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती। फेरी बाई किंग की मुस्कान फीकी पड़ गई। मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है, अब सिचुएशन काफी साफ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो ली जून यंग और जू हाओ हैं। ली जून यंग चुपके से शैडो पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गई, लेकिन इस बात को दबाए रखा जिससे वो गू मटीरियल्स में गड़बड़ कर सकी। लेकिन आखिर में चाओ लियान यू ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय बचाया। सच में मैं इस अदरवर्ल्डली डेमन को अब एक अलग ही नजर से देख रही हूं। कोई हैरानी नहीं कि वो इस जनरेशन की फेरी बैन साकी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो लव गू की मान्यता पाने वाली लकी इंसान थी। फंग जिन हुआंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यूज सीक्रेट रूम का वो सीन याद आया, उसके दिल में अभी भी डर बाकी था। उस वक्त वो पूरी तरह से बेबस थी, वो काटने वाले तख्ते पर राखी मछली की तरह थी। चाओ लियान यू उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती थी। भले हाइफंग जिन हुआंग बिना किसी खतरे के बच गई, लेकिन इस सिचुएशन ने उसके दिल को बुरी तरह झंझोड़ दिया था। फेरी बाई किंग ने बोलना जारी रखा, हुआंग, मैंने तुम्हारे शरीर की जांच कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाओ लियान यू ने सच में सिर्फ तुम्हें बचाया, उसने कोई शर्त नहीं रखी? फंग जिन हुआंग ने सर हिलाया। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, मैं उसका प्लान समझ गई हूं। आखिरकार उसका असली मकसद बहुत साफ है। माँ, इस सब को छोड़ो, चलो खाते हैं। खाने के बाद मुझे ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करना जारी रखना है। फेरी बाई किंग ने सर हिलाया। बस तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन दिन रात कल्टीवेशन करना अच्छा नहीं है। कल्टीवेशन का अपना एक रिदम होता है जिसे फॉलो करना चाहिए। मैं फंग जिन हुआंग ने फेरी बाई किंग को बीच में ही टोक दिया। मेन रिदम वाला कॉन्सेप्ट जानती हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि मुझे और मजबूत बनना होगा। मैं सिर्फ तभी आपकी रक्षा कर सकती हूं जब मैं मजबूत हो जाऊंगी। मैं वो नहीं बनना चाहती जिसे हमेशा बचाया जाए। सिर्फ मजबूत बनकर हाई में मास्टर की आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूं और एक ड्रीम पाथ गू इमॉर्टल बन सकती हूं। सिर्फ मजबूत बनकर हाई में इन चाओ लियानियो और फैंग युआन जैसे लोगों को मुझे बुली करने और मेरे खिलाफ साजिश रचने से रोक सकती हूं। सिर्फ मजबूत बनकर ही मैं अपने फादर का सीधे सामना कर सकती हूं और उनसे एक लड़ाई में अपने असली मकसद दिखा सकती हूं। फेरी बाई किंग एक पल के लिए हैरान रह गई। फंग जिन हुआंग की ईंट से जैसे तेज रोशनी निकल रही थी, दो रोशनी की किरणें फेरी बाई किंग के दिल में उतर गईं। फेरी बाई किंग ने अपनी चिंता को दबाया और मुस्कुराई। हुआंग, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो आगे बढ़ो और करो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। फंग जिन हुआंग अपनी जगह से उठी और फेरी बाई किंग के पास आई। उसने अपनी माँ के हाथ पकड़े। माँ, मैं जानती हूं आप मुझसे प्यार करती हैं। क्या आपके पास गट्स गू पाने का कोई तरीका है? मुझे अभी गट्स गू की सबसे ज्यादा जरूरत है। फेरी बाई किंग ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा, ओह हुआंग, यह रिक्वेस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तुम जानती हो कि गट्स गू सिर्फ डांग माउंटेन पर बनता है और ये पहाड़ उस शैतान गू यूफैंग युआन के हाथ में है। उसने बहुत पहले से हाई गट्स गू को पब्लिकली बेचना बैन कर दिया है। मार्केट में जो भी गट्स गू हैं वो सिर्फ उसका बचा हुआ स्टॉक है जो उसने पहले बेचा था। क्वांटिटी कम होने के साथ कीमत भी बढ़ती जा रही है। फंग जिन हुआंग ने आ भरी। माँ, आप जानती हैं कि कई तरीके मेरी आत्मा को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। कुछ भी गट्स गू की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे ड्रीम पाथ गू इमॉर्टल बनना ही होगा। अगर इस वक्त मेरी आत्मा में बहुत अलग अलग डाउ मार्क्स हुए तो ये मेरे फ्यूचर पोटेंशियल को सीमित कर देगा। फेरी बाई किंग ने फंग जिन हुआंग के हाथों पर थपथपाया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। काश तुम्हारे पिता यहां होते। फंग जिन हुआंग का चेहरा बदल गया और उसने नाखुशी से कहा, माँ, उनका नाम मेरे सामने मत लीजिए। ठीक है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी। उसी वक्त अफेक्शन पीक पर। सोचा ना था कि सेक्ट तुम्हें मुझे समझाने के लिए भेजेगा। अफेक्शन पीक की मालिक चाओ लियान यून सामने वाले इंसान को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। बू जनजी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। फेरी, प्लीज बुरा मत मानिए। ये काम मुझे दिया गया था। मेरे पास यहां आकर आपसे बात करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चाओ लियान यू की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आप बहुत पोलाइट हैं। उस वक्त जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स गए थे और स्नोई माउंटेन पर लड़ा था, अगर आपकी प्रोटेक्शन ना होती तो मैं मर चुकी होती। प्लीज अंदर आइए, मैंने आपके लिए चाय तैयार की है। बू जेनजी एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था जो फैंटम पाथ कल्टिवेट करता था। उस वक्त
यूज सेक्ट ने चाओ लियान यो की रक्षा करने का आदेश दिया था। उसने रिवर्स फ्लो रिवर में अच्छा प्रदर्शन किया था और सेक्ट में वापस आने के बाद उस बोहट तरजीह दी गई। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के बड़े लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखा। उन्होंने बू जेनजी को यहां चाओ लियान यो को अपने एक्शंस रोकने के लिए मानने भेजा। बू जेनजी शाम को पहुंचा। जब चाय की रस्म खत्म हुई तो आसमान में चांद निकल आया था। फेरी, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अब चलता हूं। बू जेनजी ने अपने हाथ जोड़े। उसका चेहरा खुश था। ये बातचीत काफी सफल रही थी। चाओ लियान यो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा उदार और मिलनसार थी। चाओ लियान यो ने सर हिलाया। अलविदा। बू जेनजी ने सच्चे दिल से कहा, फेरी, मैं आपकी परिस्थिति और समस्या समझ गया हूं। मैं जाकर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को बता दूंगा, प्लीज चिंता मत कीजिए। चाओ लियान यून मुस्कुराई, इसके लिए मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। चाओ लियान यू ने बू जेनजी को जाते हुए देखा। जब तक उसकी परछाई बादलों में गायब नहीं हो गई, वो अफेक्शन पीक की चोटी पर खड़ी रही। रात की हवाएं चल रही थीं। आसपास के पहाड़ घने कोहरे से ढके हुए थे, जिससे आसमान का चमकता चांद भी लगभग छुप गया था। यह स्पिरिट एफिनिटी हाउस का मेन हेडक्वार्टर्स था। आसमान में जो चांद था वो असल में एक इमॉर्टल फॉर्मेशन था। चाओ लियान यून सफेद कपड़ों में थी। उसके कपड़े हवा के साथ लहरा रहे थे। उसके लंबे काले रेशमी बाल थे और साफ त्वचा थी। उसकी उंगली झुकी हुई थीं जब वो रात के आसमान को देख रही थी। वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस की मौजूदा जनरेशन की फेरी थी। उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, यहां तक कि बू जेनजी जैसे रैंक 7 एक्सपर्ट को भी उससे तमीज से बात करनी पड़ती थी। उसके पास थीविंग हेवन की डिवाइन कंसीलमेंट की सच्ची विरासत थी। वो लवगू को कंट्रोल करती थी। वो लोगों को अपनी मर्जी से कमांड दे सकती थी। उसके जैसी एक अदरवर्ल्डली डेमन के लिए इस मुकाम तक पहुंचना सच में आसान नहीं था। लेकिन इनमें से कोई भी चीज चाओ लियान यो को खुश नहीं कर पा रही थी। अब मैं एक इमोर्टल बन गई हूं, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। एक इमोर्टल होना एक मोर्टल होने से बेहतर नहीं है। ये विशाल 5 क्षेत्र और 2 आसमान अब भी उसका घर नहीं थे। वो सच में आराम महसूस नहीं कर पा रही थी। उस कभी किस्मत ने नवाजा था। वो मा होंगयो से मिली, जिसे उसने अपना दिल दे दिया। लेकिन किस्मत जालिम भी थी। वो मा होंगयो से अलग हो गई। उस सरेआम बेच दिया गया और फंगजियोगे ने यूज खरीद लिया। उसने रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन अपनी एनी के सामने फैंग युआन को मा होंगयो को मारते हुए देखा। यूज जू हाओ और ली जून यंग ने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। वो एक बार जमीन पर घुटनों के बाल बैठी और भीख मांगी। उसने मौजूदा जनरेशन की फेरी बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सीक्रेट इनहेरिटेंस पीक पर उस परेशान किया गया। उस वक्त स्पिरिट एफिनिटी हाउस के गू इमॉर्टल्स उसके प्रति बहुत बेरुखे थे। फैंग झेंग के सफल इमॉर्टल असेंशन के बारे में सुनने के बाद वो उससे मिलने गई और तोहफे भी ले गई। उसने फैंग झेंग को उसके ब्लड टर्न्स कोल्ड किलर मूव को ट्रेन करने में मदद की। जू हाओ और ली जून यंग की मदद से वो अफेक्शन पीक लॉर्ड बन गई। वो इस जोड़ी की साजिश के बारे में जानती थी, लेकिन उनके लिए फंग जिन हुआंग से निपटने के लिए राजी होना पड़ा। लेकिन फंग जिन हुआंग ना सिर्फ मारी नहीं, बल्कि चाओ लियान यू ने उस बचाया। यह चाओ लियान यू की चाल थी। जू हाओ और ली जून यंग ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं भी फंग जियोगे के प्रति उनकी नफरत का इस्तेमाल करके उन्हें मैनिपुलेट कर सकती हूं। अगर वो फंग जियोगे से निपटना चाहते हैं तो उन्हें मुझ पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैं भी उनका इस्तेमाल करके तेजी से कल्टिवेट और ग्रो कर सकती हूं। शुक्र है मेरे पास डिवाइन कंसीलमेंट है। ये मुझे विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स का सामना आसानी से करने देता है। बू जेनजी और मेरा साथ में लड़ने का कुछ इतिहास है। हम फायदे के लिए साझेदार बन सकते हैं। फैंग झेंग पहले हाई डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड बन चुका है। मेरा इन्वेस्टमेंट सच में काम आया। और फंग जिन हुआंग पर भी मेरा ये एहसान है। शायद हम फैंग युआन से निपटने के लिए हाथ मिला सकते हैं। आखिरकार उसने उसकी हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छीनी थी। चाओ लियान यू ने अपनी पूरी ताकत से साजिश रची। कई ताकतों को जोड़ने वाला एक धुंधला सा जाल उसके चारों तरफ पहले ही बन रहा था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था मा होंगयो की आत्मा को फैंग युआन से वापस लाना और अपने प्रेमी को फिर से जिंदा करना। फैंग युआन, चाओ लियान यून बड़बड़ाई। उसके चेहरे पर चिंता तुरंत और गहरी हो गई। फैंग युआन उस कोहरे की तरह था जो पूरे आसमान पर छाया हुआ था। वो विशाल और बड़ा था। उसके मुकाबले में चाओ लियान यून मामूली और कमजोर थी। उसका मकसद आसमान के चांद की तरह था। बादलों ने यूज ढक रखा था और सब कुछ उससे छुपा रखा था, लगभग पूरी तरह से। वो आगे का रास्ता नहीं देख पा रही थी। उसको कोई मंजिल नहीं मिल रही थी। चाओ लियान यू ने अपने दांत पीस लिए। उसका शरीर एक कमजोर सफेद फूल की तरह था जो किसी भी पाल हवा से उड़ जाएगा।
लेकिन उसकी एड़ी अभी भी तेजी से चमक रही थी। मुझे हिम्मत रखनी होगी, मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैं भी फेल हो गई तो होंग यू को कौन बचाएगा? इस दुनिया में वो सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकता है और मैं सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। कल मैं दर्दभारी हवाओं की पर्वत श्रृंखला जाऊंगी। उनकी लड़ाई के निशान वहां अभी भी मिल सकते हैं। मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हूं और फैंग युआन की मौजूदा ताकत का अंदाजा लगा सकती हूं। चैप्टर 2092 वांग सियो की यादस्त का जाना दर्दभारी हवाओं की पर्वत श्रृंखला। एक साधारण और आम सी गुफा में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 4 महाठरकियों ने आराम करने के लिए इस जगह को चुना। ईस्टर्न ठरकी चेन यिंडाओ, वेस्टर्न चोर युबाग्वांग, सदर्न हैंगामा शीबाओ और नॉर्डर्न खर्चीला फैन चुनियाओ, इन सबके पास रैंक 4 की कल्टिवेशन लेवल थी। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू मास्टर दुनिया में बदनाम थे। उन्होंने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत और जान ली थी। इस वक्त ये चारों आदमी एक घेरे में खड़े द वो एक बेहोश नौजवान को घूर रहे थे, उसका मुआयना कर रहे थे। ये अभी तक उठा क्यों नहीं? ये पिछले कुछ दिनों से सो रहा है। इसने कुछ खाया तक नहीं लेकिन अभी भी पूरी तरह से एनर्जेटिक है। तुम लोगों को क्या लगता है, ये कोई इमोर्टल है क्या? चारों गू मास्टर्स वांग सियोरा के बारे में बात कर रहे थे। वांग सियोरा एक आम गरिया था, लेकिन जिंदगी उसके लिए बहुत जालिम थी। फैंग युआन का पीछा करने वाली लड़ाई के दौरान उसके असर से वो पहाड़ जिस पर वो रहता था तबाह हो गया। उसके परिवार के सभी लोग मर गए। लेकिन किसी वजह से वांग सियोरा नहीं मारा, बल्कि वो इस अजीब हालत में आ गया। सोचो, जब हम उससे पहली बार मिले तो उसके आसपास की घास और फूल लगातार खिल और मुरझा रहे थे। हो सकता है ये एक गू इमॉर्टल हो जो उस लड़ाई में शामिल था। वो जख्मी हो गया और उसके दुश्मनों ने सोचा कि वो मर गया, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया। बस उसके बाद वो कोमा में चला गया। युबा ग्वांग ने घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। वो सब आखिरकार गू मास्टर्स हाइदर, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो हेवनली कॉड ट्रेजर येलो हेवन में फैला रहा था। लेकिन अगर वो एक इमोर्टल है तो एक इमोर्टल ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा? शीबाओ ने वांग सियोरा के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए अजीब सा चेहरा बनाया। वांग सियोरा के कपड़े फटे हुए और थिगलर लगे हुए साफ जाहिर था कि समाज में उसका दर्जा सबसे नीचा था। वो गू मास्टर बनने के लायक भी नहीं था। फैन चुनयाओ ने अपनी ठुड्डी रख दी। काश हम इसका सोल सर्च कर पाते तो हमें सच पता चल जाता। लेकिन इन दिनों भले ही हमने अपने सारे सोल सर्चिंग मेथड्स इस्तेमाल किए, कोई असर नहीं हुआ। ये यकीनन ऐसी चीज है जो एक गू मास्टर नहीं कर सकता। सोल सर्चिंग मेथड्स स्पेक्ट्रल सोल के बनाने के बाद से काफी फैल गए थे। आखिरकार ये बहुत सुविधाजनक था। कोई भी डेमोनिक पाथ गू मास्टर जो एक भी सोल सर्चिंग मेथड नहीं जानता, वो खुद को डेमोनिक कहने में शर्मिंदा होता। चारों गू मास्टर्स ने दांत पीसे। उन्होंने ऐसी अजीब सिचुएशन कभी नहीं देखी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। 8 येडू वांग सियोर को स्थिर होकर देख रही थीं। चेन येन डाओ बोला, आह, इसकी बेजान हालत देखो, काश ये कोई फीमेल इमोर्टल होती। बाकी तीनों ने एक दूसरे को देखा। ही। अगले हाइपैल, वो समझदारी से हंसे। कुछ देर की शांति के बाद शिबाओ अचानक चिल्लाया, भाड़ में जाए, ऐसे इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेन एक्शन लेने जा रहा हूं। तुम क्या करने की सोच रहे हो? फैन चुन याओ ने पूछा। शिबाओ ने मुस्कुरा कर कहा, ये। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अचानक हमला कर दिया। उसने एक हमला करने वाला गू वर्म एक्टिवेट किया और वांग सियोर पर एक लाल रोशनी छोड़ दी। पागल हो गया है क्या तू? बाकी सब हैरान रह गए। लेकिन जल्द ही अन सबका ध्यान वांग सियोर के आसपास हो रहे चमत्कार पर चला गया। उन्होंने देखा कि वांग सियोर के चारों तरफ चांदी के धागों की लकीरें चमक रही थीं। इन धागों ने आसानी से लाल रोशनी को रोक लिया। वो कमजोर होकर तुरंत गायब हो गई। शिबाओ हक्का बक्का रह गया। बाकी सबके चेहरे पर भी वही हाव भाव थे। वो सब जानते थे कि ये शिबाओ का सबसे मजबूत मेथड था, लेकिन इसे वांग सियोर ने आसानी से खत्म कर दिया था। सिर्फ उसकी ऑरा को देखे तो ये साफ तौर पर एक मोर्टल है। लेकिन उसने नींद में ही शिबाओ के हमले को रोक लिया। ये ऐसी चीज है जिसे एक रैंक 5 गू मास्टर को भी ध्यान से रोकना पड़ेगा। अगर ये इमोर्टल नहीं है तो ये क्या हो सकता है? ये ऐसी चीज नहीं है जो एक गू मास्टर कर सके। रुको, उसकी पलकें हिल रही हैं। चारों हैरान। गुफा में मोट जैसी शांति छा गई। वांग सियोर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर अभी भी धुंधली थी, उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो उठकर बैठ गया। प्लॉप प्लॉप। चारों गू मास्टर्स जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गए, चिल्लाते हुए, इमॉर्टल, हमें माफ कर दो।
वांग सियोर चूक गया। तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? रुको, मैं कौन हूँ? वांग सियोर ने अपना सिर पकड़ लिया, उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। चारों डेमोनिक पाथ गू मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा, अन सबके दिमाग में एक जैसा ख्याल आया। कहीं ऐसा तो नहीं इमोर्टल की याददाश्त चली गई? कई दिनों बाद रात में एक घाटी में एक भड़कती हुई आग जल रही थी। आओ, शराब पियो। चेन यिनडाओ ने अपना हाथ वांग सियोर के कंधे पर रखा और सालों से राखी अपनी कीमती शराब निकालकर उस पेश की। वांग सियोर का चेहरा पहले से ही लाल था, उस पर शराब की गंध छाई हुई थी। जैसे ही उसने प्याला लिया, शी बाओ ने मुस्कुराते हुए खुशबूदार भुना हुआ मांस वांग सियोर को दिया। आओ, खाओ, छोटे भाई। शी बाओ की आवाज इतनी मीठी थी कि उस खुद उल्टी आ रही थी। इस ब्यूअर इंसान ने कभी किसी के साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया था। वांग सियोर न सिर्फ लाल दिख रहा था, बल्कि उसके कपड़े भी बदल गए थे, क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर थी। उसने शराब पी और मांस खाया और बोला, भाइयों, तुम लोग सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मेरा इतना अच्छा ख्याल भी रख रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। चेन यिनडाओ ने वांग सियोर के कंधे पर थपथपाया। ये किस्मत थी कि हम मिले। साथ ही उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। मेरी 10 साल से ज्यादा पुरानी शराब, जिसे पीने की हिम्मत तो मेरी खुद की नहीं हुई। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, ये कुछ भी नहीं। यूबा ग्वांग वापस आया। उसने अभी अभी आसपास कुछ इन्वेस्टिगेटिव गू वॉर्म्स लगाए थे। उसने एक ईमानदार और भरोसेमंद मुस्कान दिखाई। घर पर परिवार पर भरोसा करो, बाहर दोस्तों पर। जब तक हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा, मुझे विश्वास है कि यह दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। बाकी तीनों का परफॉर्मेंस देखकर फैन चुन याओ भी पीछे नहीं रहना चाहता था। वो सब गुफा के इस सीन से हैरान थे। यह कंफर्म करने के बाद कि वांग सियोर एक गू इमॉर्टल है जिसकी याददाश्त चली गई है, उन्होंने उस अपने पूर्वज की तरह ट्रीट करने का फैसला किया। आखिरकार, अगर वांग सियोर को फ्यूचर में अपनी याददाश्त वापस आ गई, तो ये देखकर कि अनचारों ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, वो उनके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। वांग सियोर ने शराब पी और मांस खाया। पेट भरने के बाद वो अनचारों द्वारा तैयार किए गए आरामदायक और बड़े बिस्तर पर सो गया। वो सच में अपनी याददाश्त खो चुका था। भले ही उसने एक इंसान के रूप में काम करने की क्षमता नहीं खोई थी, लेकिन उस अपने अतीत की कोई भी डिटेल याद नहीं थी। इस दौरान चारों गू मास्टर्स यूज खंडहरों में वापस ले गए थे, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। बस इतना हुआ कि वांग सियोर को अपना नाम याद आ गया। उसने चारों महाठरकियों को बता दिया। वांग सियोर को लगा कि जिंदगी बहुत खुशहाल है, लेकिन बाकी चारों गू मास्टर्स को लग रहा था जैसे जिंदगी इस वक्त एक सजा है। ये चारों डिमोनिक पाथ गू मास्टर्स कब से इतने दबे दबे रहने लगे थे? वो बेरहम और जालिम द, वो बिना किसी चिंता के काम करते द, वो ये गिड़गिड़ाने वाला रवैया क्यों न अपनाएंगे? इसलिए कुछ दिनों बाद ये चारों गू मास्टर्स और नहीं सह पाए। यार, भले हाइमेन इज इमॉर्टल से इमॉर्टल असेंशन का तरीका जानना चाहता हूं, लेकिन ये जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, हमें हर वक्त सावधान रहना पड़ता है। ये सच में दम घोटने वाला है। मेरी चिंता यह है कि अगर इस गू इमॉर्टल को अपनी याददाश्त वापस आ गई, तो क्या वो सच में हमें इनाम देगा? अगर वो एक राइचस पाथ गू इमॉर्टल निकला, तो उस हमारे पिछले कारनामों के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। वो हम जैसे डिमोनिक पथ के लोगों के साथ क्या करेगा? और अगर वो एक डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल निकला, और अगर उस हमारे हमले का सीन याद आ गया, तो क्या वो हमारी खाल नहीं उधेड़ देगा? अनचारों में सालों तक साथ रहने के बाद गहरी केमिस्ट्री बन गई थी। उनके विचार काफी मिलते जुलते थे। अनचारों ने कुछ देर चर्चा की। उन्होंने वांग सियोर से दूर जाने का फैसला किया। जिंदगी बहुत दर्दनाक थी, जबकि इनाम का कोई निशान नहीं था, बल्कि हो सकता है वो मौत का इंतजार कर रहे हों। हम वांग सियोर से कैसे पीछा छुड़ाएं? हम बहुत सीधे सीधे नहीं जा सकते। अगर उस अपनी याददाश्त वापस आ गई, तो क्या वो परेशानी के लिए हमारे पीछे नहीं आएगा? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बताओ, बताओ। हम अभी यहाँ हैं, पास में ही रूहों का कतालगा गड्ढा है। हम इस जगह में घुसेंगे और इस मुसीबत से पीछा छुड़ाएंगे। अगले दिन चारों गू मास्टर्स वांग सियोर को रूहों के कतालगा गड्ढे के अंदर ले गए। कतालगा गड्ढे का टेरेन साधारण था, लेकिन असली माहौल बहुत जटिल था। ये जगह दर्दभारी हवाओं की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा थी। ये पहले एक आम पहाड़ था जिसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन फैंग युआन से जुड़ी बड़ी लड़ाई के बाद इस जगह पर असर पड़ा। उस समय ब्लैक हेवन टेम्पल के गू इमॉर्टल्स ने अपनी इल्म से देखा था कि ये रूहों का कतालगा गड्ढा कैसे बना। स्पेक्ट्रल सोल ने एक काला सोल बॉल फेंका, लेकिन ड्रैगन पैलेस ने यूज डोज कर लिया।
यह सोल बॉल पहाड़ की घाटी में जा घुसा। कोई आवाज नहीं हुई। उसी पाल घाटी को केंद्र मानकर आसपास के हजारों ली के पहाड़ और घाटियां काली धूल में बदलकर हवा के साथ उड़ गए। पहले के भरे पूरे पहाड़ बिना आवाज किए गायब हो गए। सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा बच गया। ये गड्ढा स्पेक्ट्रल सोल के किलर मूव से बना था। यह सोल पाथ डाउ मार्क्स से भरा हुआ था। जो जीव जंतु यहां कभी रहते थे वो सब मिट गए, लेकिन उनकी आत्माएं बच गईं। सोल पाथ डाउ मार्क्स, विंड पाथ डाउ मार्क्स, अर्थ पाथ डाउ मार्क्स और दूसरे सब मिलकर एक घना कोहरा बन गए। हर तरह के सोल बीस्ट उस कोहरे में रहने लगे। आसपास के जीव जंतु या तो गलती से अंदर आ जाते या सोल बीस्ट सन पर हमला कर देते। जो भी हो, यहां जितने ज्यादा जीव मरते उतनी ज्यादा आत्माएं बचती। इस कतालगा गड्ढे का कोहरा और भी घना होता जा रहा था। पांचों ने ध्यान से कई मजबूत सोल बीस्ट से बचते हुए कतालगा गड्ढे के केंद्र तक पहुंचे। यूबा ग्वांग ने इलाके की जांच करने का बहाना बनाया और चला गया। बाकी चारों वहीं रुके रहे। वांग सियो को सिचुएशन समझ नहीं आई। उसने पूछा, भाइयों, हम यहाँ क्यों हैं? साफ है, हम तुम्हें यहीं छोड़ना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, हम ये सीधे सीधे नहीं करेंगे। हम कुछ सोल बीस्ट को यहाँ खींच कर लाएंगे और उनसे हारने का नाटक करेंगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम अपनी जान दांव पर लगाकर इन सोल बीस्ट को दूर ले जाएंगे। चेन यिन दाओ ने मन ही मन सोचते हुए मुस्कुराया। एक शो करने के अलावा चारों महाठरकियों के दिमाग में एक और ख्याल था। अगर ये इमॉर्टल सोल बीस्ट के हाथों मर गया तो क्या वो पीछे कोई विरासत छोड़ेगा? जो लोग डिमोनिक पथ में होते हैं वो आमतौर पर असाधारण हिम्मत वाले लोग होते हैं। चारों महाठरकी इस मामले में बेहतरीन सदस्य थे। चेन यिन दाओ ने सच्चाई नहीं बताई। उसने वांग सियोर के कंधे पर थपथपाया। भाई, हम दर्दभारी हवाओं की पर्वत श्रृंखला कुछ गू मटीरियल्स इकट्ठा करने आए थे। ये कतालगा गड्ढा इमॉर्टल्स की लड़ाई से बना है। इसके पूरी तरह शांत होने से पहले हमारे पास यहाँ अमीर बनने के बहुत मौके हैं। चैप्टर एंड।